वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस वीडियो में सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सेट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले फिजिक्स का पार्ट देखेंगे। उसका हम सेट 1 आज इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा हम फर्दर केमिस्ट्री के भी सेट्स और साथ में बायोलॉजी के सेट भी कवर करेंगे। बट फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का सेट 1। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो अपने कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले हम इस एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि ये जो सीडीएस का एग्जाम है वो क्या है। सीडीएस का एग्जाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन एंड विच इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी। यूपीएससी इसे कंडक्ट करता है एंड एवरी ट्वाइस अ ईयर, दैट मीन साल में 2 बार ये पेपर कंडक्ट किया जाता है बाय यूपीएससी। अब इसका जो सिलेबस है उसमें हम थोड़ा शॉर्ट पे उस पर नजर डाल लेते हैं। इसके सिलेबस में जो इसका एग्जामिनेशन होता है उसमें आता है इंग्लिश और साथ में जीके एंड द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब इसका जो पोर्शन है जिसमें हम जो इसका जीके का पार्ट है उस पर हम अपना ध्यान देते हैं कि जीके में टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 क्वेश्चंस। इन 120 क्वेश्चंस का जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो है 100 मार्क्स का, 100 मैक्सिमम मार्क्स। एंड आउट ऑफ विच इस जो जीके का पोर्शन है इसके अंदर 2 इसके सेक्शन है। एक तो है साइंस का पोर्शन इसमें आता है और दूसरा इसमें आता है जनरल स्टडीज। इस जनरल स्टडीज पोर्शन में आपका ज्योग्राफी और साथ में हिस्ट्री और जितना जो करंट अफेयर है वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब इसके अंदर और साथ में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ। लेकिन हम अब इस पोर्शन के बारे में बात करेंगे। साइंस का जो स्प्लिट है, जो साइंस का पोर्शन है उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन 3 पोर्शंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है वो मैक्सिमम वेटेज कवर कर रहा है। इसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस आज किए जाते हैं और जो केमिस्ट्री पोर्शन है इसमें नियरली 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो का पोर्शन थोड़ा कम है, बायो का पोर्शन 6 to 8 क्वेश्चंस इसमें वेरी कर सकते हैं। सो इतना पोर्शन साइंस का जीके के पार्ट में कवर है। सो इसलिए हम इस सीडीएस के क्वेश्चन पेपर्स में मेनली अपना ध्यान फिजिक्स पे देंगे। केमिस्ट्री और बायो को भी हम कवर करेंगे। अभी हम जो अपने फिजिक्स की वीडियो डाल चुके हैं उनके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस अलग अलग सालों में से निकाले हैं। सो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। सो द रेट of change of momentum of a body is equal to the resultant force. This is the Newton's law. This is the Newton's second law. ये जो क्वेश्चन है ये न्यूटन सेकेंड लॉ में से है। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स का सेकेंड लॉ की जो इक्वेशन है वो ये है दैट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स डी रो बाय डी टी which is equal to ma. So this is a relation of Newton's second law. यहाँ पे ये जो रो का मैंने सिंबल लिया है ये है मोमेंटम, that momentum is given by m into v, mass into volume. So मीन्स किसी बॉडी पे जो मोमेंटम किस अनुसार से टाइम के रेशियो में किस तरीके से चेंज होता है दैट इज गिवन बाय उसको, ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है ये फोर्स के इक्वल होता है एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू ma. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. A body is falling freely under the gravity alone in a vacuum. Which of the following remains constant during the fall? 2015 का ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर, दैट मीन्स ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे फॉल कर रही है, फ्री फॉल कर रही है, तो उसके दौरान, उसकी उस जर्नी के दौरान क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? इसकी इस जर्नी के दौरान टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सो अभी तक जो हमने एनर्जी के वीडियो में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड विच रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का ही कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जाता है। एंड सो ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो रेशो है, इनका जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इट रिमेन्स कांस्टेंट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी.
An electron and a proton are circulating with same speed in a circular path of equal radius. Which one among the following will happen if the mass of a proton is about 2000 times that of an electron? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, कहा जा रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं जिसका इक्वल रेडियस है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आर है वो सेम है, दोनों ही सर्कल्स जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस सेम है. क्या डिफरेंस है? इवन उनकी स्पीड भी सेम है, दे हैव द सेम स्पीड, मतलब Vp इज इक्वल टू Ve. क्या डिफरेंस है? सिर्फ मास का डिफरेंस है. Mp मतलब मास ऑफ अ प्रोटॉन इज अबाउट 2000 टाइम ऑफ Me, मतलब जो प्रोटॉन का मास है वो 2000 टाइम्स मोर है देन द इलेक्ट्रॉन. सो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे. अब हम आगे इसके ऑप्शंस में देखते हैं. हमसे कंडीशन पूछी जा रही है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में. व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने फोर्स की वीडियो में और जो सर्कुलर पाथ का हमने कंसेप्ट लिया था वहां भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. जो कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव करती है उसके ऊपर ये फोर्स एक्ट करता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इट डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस, और उसको सेंटर की तरफ ये फोर्स एक्ट करता है. इसका जो फॉर्मूला है दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला mv² डिवाइडेड बाय r. अब आप ये देखिए कि यहाँ पे r भी सेम है क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं उसका रेडियस सेम है, इनकी स्पीड भी सेम है. क्या वेरी करेगा? वेरी करेगा सिर्फ m, इनका मास. मतलब अगर हम देखें तो Fp इज इक्वल टू mp v² डिवाइडेड बाय r एंड Fe मतलब centripetal force acting on electron which is moving in a circular path, it is given by the relation me v² डिवाइडेड बाय r. यहाँ v² और r हमने सेम लिए हैं क्योंकि दोनों ही केसेस में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में v एंड r सेम है. अब हम जब इन दोनों का रेशो लेंगे Fp डिवाइडेड बाय Fe, Fp डिवाइडेड बाय Fe, तो ये देखिए क्या आएगा, mp v² डिवाइडेड बाय r which is again divided by me v² डिवाइडेड बाय r. v² डिवाइड बाय r दोनों केस में कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या रिलेशन आ जाएगा? mp डिवाइडेड बाय me. अब यहाँ पर एक रिलेशन और है दैट mp इज इक्वल टू 2000 टाइम्स ऑफ me. उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो यहाँ पर आ जाएगा 2000 टाइम्स ऑफ me डिवाइडेड बाय me. me से me कैंसिल हो जाएगा. अब जो रिलेशन आएगा वो ये Fp divided by Fe is equal to 2000. This implies that Fp is equal to 2000 times of Fe. इस ये जो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन आया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा that is 2000 times of the force which is acting on the electron. And अब इसके मुताबिक जो हमारा आंसर बनता है वो ये B. The centripetal force required by proton is about 2000 more than that by the electron. So this is the answer. The distance time graph for an object is shown below. Which of the following statement is correct for this object? So यहाँ पे आप इसका ग्राफ का जो पोर्शन है वो उसको नोट डाउन कर लीजिए. ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस. x एक्सिस के ऊपर टाइम का प्रोपोर्शन है और इसके साथ में यहाँ पर है डिस्टेंस. इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से मूव कर रहा है. इसका मतलब है एक स्ट्रेट लाइन है जो इस तरीके से जा रही है. अब हमसे पूछा जा रहा है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो ग्राफ क्या शो कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में. द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इज हैविंग नॉन लीनियर मोशन, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. सो ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ हमें स्पीड देता है. लेकिन जैसे आप देखिए ये है इसकी पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब जब 0 टाइम था तब उसका डिस्टेंस 0 पे था. टाइम आगे बढ़ता जा रहा है. मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे मैं इसका आर्बिट्रेरी एक यहाँ पे स्केल ले लेती हूँ. आफ्टर 2 सेकेंड्स इसका डिस्टेंस वही का वही है, मतलब ये अपनी जगह पे उसी पोजीशन पे है. ये मान लीजिए ये 10 मीटर का डिस्टेंस है.
आफ्टर 4 सेकेंड ये फिर से मीन्स उसी जगह पर है, ये 10 मीटर पर ही है। आफ्टर 6 सेकेंड वो फिर से 10 मीटर पर है। इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। दैट मीन्स दैट बॉडी इज एट रेस्ट। इसकी स्पीड नहीं है, ये आगे नहीं बढ़ रही है, ये सिर्फ अपनी पोजीशन पर ही है। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सो दिस इज द आंसर। You are asked to jog in a circular track of radius 35 meter. One complete round on a circular track. Your displacement and distance covered by you is given by। इस कंसेप्ट को, सर्कुलर मोशन को, हमने मोशन का जो टॉपिक कवर किया था फिजिक्स का, उसमें हमने इसको क्लियरली अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। सो अगर हम जब किसी सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं, यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि हमसे एग्जामिनर कह रहा है कि हम एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। अब हम जब अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और हमारे द्वारा कवर्ड डिस्टेंस क्या होगा। ये मान लीजिए कि इस वक्त हम ए पॉइंट पे हैं, हमने यहाँ से मूव करना शुरू किया, उसके बाद हम पूरा सर्कल कवर करके दोबारा से इसी पॉइंट पे आ गए। यहाँ पे हमारा एक सर्कल, एक राउंड कंप्लीट हो गया। हम ए पॉइंट से चले थे, हम ए पॉइंट पे वापस आए। इसका मतलब है इन दैट केस हमारा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। इसका मतलब है कि हमारे द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। एंड व्हाट अबाउट द डिस्टेंस? डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2πr। सो यहाँ पे आप डाटा सब्सटीट्यूट कीजिए। 2π की वैल्यू लीजिए 22/7 और r हमें दिया हुआ है 35 मीटर। 35 कैंसिल आउट कीजिए 5, सो यहाँ पर आंसर आता है 10 into 20, that means 220 मीटर। सो इसके अनुसार हमारा आंसर हो गया योर डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड योर डिस्टेंस कवर्ड इज 220 मीटर। सो आंसर इज ए। Which one among the following color has the highest wavelength? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो है विबग्योर, उसका जो स्प्लिट है वो ये है कलर्स का, विबग्योर, जिसमें V stand for violet, then I for indigo, blue, green, yellow, orange and red. So इसमें जो वेवलेंथ का वेरिएशन है वो इस तरीके से है। That means अगर हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। दिस इज अ सिंबल ऑफ वेवलेंथ और इसके अपोजिट होगा फ्रीक्वेंसी। तो जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है। इसका मतलब है कि जो रेड कलर है उसकी मैक्सिमम लैम्डा होता है, उसका मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, और जबकि जो वॉयलेट कलर होता है उसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है, और इसके अपोजिट वेरी करता है फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेवलेंथ, दैट मीन्स रेड कलर हैज द मैक्सिमम और द हाइएस्ट वेवलेंथ। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। A bus travel at a speed of 50 km per hour to go from its origin of its destination at a distance of 300 km। इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बस ने इस अपनी पोजीशन से चलना शुरू किया, वहां से उसने 300 किलोमीटर पे उसका, ये मान लीजिए इसका ओरिजिन, यहाँ से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, वो ए पॉइंट है और उसका डेस्टिनेशन है बी पॉइंट में। ये जो डिस्टेंस है ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें गिवन है, और इस 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसकी जो स्पीड रही है बस की वो रही है 50 किलोमीटर पर आवर। अब यही बस अपने इस फाइनल डेस्टिनेशन से वापस दैट मीन्स आपकी जो उसकी इनिशियल पोजीशन है उसकी तरफ आई है, और उस केस में ये जब वापस आई है तब इसकी स्पीड रही है 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों ही केस में डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर का ही रहेगा, वो सेम रहेगा, लेकिन अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो इजी है निकालना, मीन्स 300 प्लस 300 विच इज गिवन बाय 600 किलोमीटर। सो ये तो आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस, क्योंकि पहले वो 300 किलोमीटर तक उसने पहले जर्नी की, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आई, अब वो बी पॉइंट से वापस बस ए पॉइंट पे जाएगी तो 300 किलोमीटर, और इसका मतलब है 300 प्लस 300 ये हो गया 600 किलोमीटर। एंड जो टोटल टाइम है द टोटल टाइम इज गिवन बाय द सम ऑफ दोनों जर्नी में जो टाइम लगा है अलग अलग उसका सम, मीन्स T1 प्लस T2
तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम T1 देखेंगे कि जब A से B पर गए तो T1 कितना हुआ। T1 कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब है यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या निकला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो यहां से हम T1 निकाल सकते हैं। पहले केस में हमारा डिस्टेंस था 300 किलोमीटर और उस 300 किलोमीटर को कवर करने के लिए स्पीड रही है 50 किलोमीटर की पर आवर की। सो 50 किलोमीटर पर आवर, यहां से इसको कैंसिल आउट कीजिए और ये आ गया इज इक्वल टू 6 आवर। तो यानी कि T1 हमारा निकला 6 आवर्स का। अब टाइम 2, दैट मीन्स अब इसकी रिटर्न जर्नी के लिए टाइम कितना है, मीन्स हम इसी तरीके से इसकी रिटर्न जर्नी का टाइम निकालेंगे। उस केस में डिस्टेंस तो सेम रहेगा, 300 किलोमीटर का दोबारा वापस उसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उस केस में जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। सो इसको 60 से डिवाइड करेंगे एंड हेयर कम्स द 5 आवर। इसका मतलब है टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 6 + 5 इज इक्वल टू 11 आवर। सो दिस इज द टोटल टाइम। अब इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे, यहां से एवरेज स्पीड आएगी। सो एवरेज स्पीड कैन बी गिवन बाय दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर का divided by 11. So the answer comes as 54.55 kilometer per hour. That means A. This is the answer. When ice melt, तो क्या होता है, जब बर्फ पिघलती है तो उसके वॉल्यूम पर क्या असर पड़ता है। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी आइस मेल्ट होती है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि व्हेन आइस मेल्ट इट कन्वर्टेड इनटू वाटर, वो पानी में बदल जाती है। जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इट हैज द हायर डेंसिटी देन द आइस, दैट मीन्स इट्स डेंसिटी इज हायर। अब इसकी डेंसिटी हायर है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज गिवन बाय m/v। अब मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो सेम रहेगा क्योंकि जो आइस थी आइस को ही पिघला के वाटर बना है, दैट मीन्स मास इज कंजर्व्ड, मास तो नहीं बदलेगा। अगर डेंसिटी हायर हो गई है इसका मतलब क्या हुआ है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, मीन्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो जब आइस पिघलती है वाटर में कन्वर्ट होती है तो उस वक्त उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इट वाटर हैज द हायर डेंसिटी देन आइस। इसका मतलब है कि इसके फॉर्मूले के हिसाब से आप देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। तो अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। इट इज डिफिकल्ट टू कट थिंग्स विद अ ब्लंट नाइफ बिकॉज, चीजों को काटने के लिए ब्लंट नाइफ का यूज करना और दैट मीन्स इट मेक्स द टास्क डिफिकल्ट। जब हम ब्लंट नाइफ का यूज करते हैं तो हम थिंग को इजिली कट नहीं कर पाते हैं। ये क्यों होता है, इसका जो आंसर है दैट आंसर इज गिवन विद द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज गिवन बाय द फॉर्मूला F/A। व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम जब ब्लंट नाइफ का यूज कर रहे हैं इसका मतलब है हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे एरिया का डिफरेंस पड़ रहा है। क्योंकि ब्लंट नाइफ है इसका मतलब है एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है इसका मतलब है प्रेशर कम अप्लाई होगा। हम फोर्स तो वही अप्लाई कर रहे हैं फॉर द सेम फोर्स उसके ऊपर, लेकिन प्रेशर थिंग के ऊपर कम अप्लाई हो रहा है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ब्लंट नाइफ डिक्रीजेस द प्रेशर फॉर अ गिवन फोर्स। एक जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो प्रेशर अप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो प्रेशर कम थिंग के मींस उस थिंग के ऊपर कम प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसलिए वो चीज कट नहीं पाती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। When a ball drops onto the floor, it bounces. Why does it bounce? 2011 में क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब कोई बॉल फ्लोर पे आके गिरती है तो वो बाउंस होती है। वो बाउंस क्यों होती है, वो बाउंस होती है बिकॉज द फ्लोर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉल। ये एक फोर्स, एक इंपल्सिव फोर्स बॉल के ऊपर डालता है फर्श, जिसकी वजह से वो बॉल बाउंस होती है। और ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इसके बॉल के चेंज इन मोमेंटम पर, मतलब उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया है, चेंज इन
मोमेंटम, इस पे डिपेंड करेगा कि फ्लोर या फर्श कितना फोर्स इस बॉल पे अप्लाई करेगा, वो बॉल कितनी बाउंस होगी। बाउंस तो होती है, कुछ बॉल तो बहुत ज्यादा बाउंस होती है, कुछ कम बाउंस होती हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉल। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। A body has mass of 6 kg on the earth. When measured on the moon, its mass would be, एक बॉडी का मास अर्थ के ऊपर 6 kg है, जब हम उसको मून पे मेजर करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सो जैसे कि आप जानते हैं कि मास कभी भी बॉडी का नहीं बदलता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, दैट मीन्स उसका मास जो है वही का वही रहेगा। जब हमने ग्रेविटेशन का कंसेप्ट देखा था तब ये हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है अपने वीडियो में कि मास और वेट में क्या फर्क है। वेट बदल जाएगा जब कोई बॉडी इसका 6 kg, अगर ये मान लीजिए 6 kg नहीं होता, इट इज 6 न्यूटन, दैट मीन्स इट शुड बी वेट, ये वेट होना चाहिए था, तब वो वेट मून पे जाके बदल जाता, क्योंकि तब ग्रेविटी एक्ट करती है और अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी में फर्क है। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया गया है मास, इसकी यूनिट देखिए केजी में है, एंड अ बॉडी हैज अ मास ऑफ 6 kg, तो उसका जो मास अर्थ पे रहेगा वही मास इसका मून पे रहेगा, वही मास इसका जुपिटर पे रहेगा। आप कहीं भी ले जाइए इसका मास नहीं बदलेगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 kg. A passenger in a moving train tosses a 5 rupee coin. If the coin falls behind him, then the train must be moving with uniform. 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक पैसेंजर मूवी ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, उसके हाथ में एक कॉइन है 5 रुपीज का और उसने उसको टॉस किया, तो जब टॉस किया तो वो कॉइन पीछे जाके गिरा। इसका मतलब है कि ट्रेन की स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं कि ट्रेन का मोशन क्या होगा। अब अगर ट्रेन मूव कर रही है, उसमें पैसेंजर है, उसके हाथ में कॉइन है, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो बॉडी जिस पोजीशन में रहती है वो उसी पोजीशन में रहना पसंद करती है। ट्रेन मूव कर रही है, उसमें पैसेंजर है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी भी, उसकी स्पीड भी वही होगी जो ट्रेन की होगी। उस पैसेंजर के हाथ में कॉइन है, उस कॉइन की भी वही वेलोसिटी, वही स्पीड होगी जो ट्रेन की होगी। तो जब पैसेंजर ने उसको टॉस किया, इसका मतलब है अब उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हट गया, उसका कॉन्टैक्ट कॉइन का पैसेंजर के हाथ से हट गया। अब कॉइन की तो वही स्पीड रहेगी जो ट्रेन की थी, लेकिन ट्रेन की स्पीड बढ़ गई। अब ट्रेन की स्पीड आगे हो गई है और वो कॉइन की स्पीड वहीं की वही रही जो प्रीवियस थी इसकी स्पीड, तो कॉइन जाके पीछे जाके गिरा, क्योंकि वो अपनी उसी स्पीड में है जिस स्पीड में ट्रेन पहली थी, जबकि ट्रेन की स्पीड आगे बढ़ गई। इसका मतलब है क्योंकि कॉइन पीछे जाके गिरा है, इसकी दैट मीन्स इसकी इस कंडीशन से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ट्रेन की स्पीड बढ़ गई। अगर ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ी होती तो ये कॉइन वहीं का वहीं गिरता, पीछे नहीं गिरता, क्योंकि ये कॉइन पीछे गिरा है पैसेंजर के हाथ से। इसका मतलब है कि ट्रेन की स्पीड बढ़ चुकी है। सो दैट मीन्स ट्रेन मस्ट बी मूविंग विद यूनिफॉर्म acceleration. So answer of this question is A. If an object having mass of 1 kg is subjected to a force of 1 Newton, it moves with 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे हमें मास दिया हुआ है m is equal to 1 kg is subjected to a force of 1 Newton. It moves with, इसका फॉर्मूला क्या है फोर्स का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F is given by F is equal to ma, where a is the acceleration, m is the mass of the body and F is the force which acts on the body. So यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a is given by F upon m. अब ये दिया हुआ है 1 न्यूटन और ये दिया हुआ है 1 kg. So यहाँ से इसका आंसर आता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So an acceleration of 1 meter per second square. So this ends our session. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, और इसके अलावा हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अभी तक जो हमने फिजिक्स का सेट 1 ये कवर किया है, इसमें हमने वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जिसका कंसेप्ट हम अपने वीडियोस में अभी तक बता चुके हैं और पढ़ा चुके हैं. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियोस आल्सो. विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.